जय हिंद साथियों, मैं बबलू दाकाड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम एक नई यूनिट पढ़ने वाले हैं और उस नई यूनिट का नाम हो जाएगा हमारे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। इसको हिंदी के अंदर हम बोलते हैं पारिस्थितिकी, इसको बोलते हैं पर्यावरण और इसको हम बोलते हैं जैव विविधता के नाम से जानते हैं। तो हमारी जो शुरुआत होगी वो इकोलॉजी से शुरुआत होगी और इन्वायरमेंट पे जाकर खत्म होगी। ये जो पार्ट हम पढ़ने वाले हैं इसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल पार्ट बोलते हैं। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी का जो हम ये पार्ट पढ़ने वाले हैं इसको हम बोलेंगे ट्रेडिशनल पार्ट। ट्रेडिशनल पार्ट का शाब्दिक अर्थ होता है कि पारंपरिक, यानी कि जो सदियों से चली आ रही चीजें, क्योंकि जो जितने भी हमारे वन हैं, जितने भी हमारे जीव हैं, ये सदियों से, कई वर्षों से चले आ रहे हैं। और एक और इसी का पार्ट होता है नॉन ट्रेडिशनल पार्ट, जिसके अंदर पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर हो गया और इनके प्रमुख सम्मेलन जैसे किगाली समझौता हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया, पेरिस समझौता हो गया, कोप हो गया। ये सभी के सभी जो होते हैं ये इसके नॉन ट्रेडिशनल पार्ट के अंदर आते हैं। तो नॉन ट्रेडिशनल पार्ट जो वो हम पहले ट्रेडिशनल पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद में उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ध्यान रखिएगा, ये जो यूनिट है ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण है। आप चाहे राजस्थान की कोई से भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर ये वाले टॉपिक से आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की आवश्यकता है और अगर ये वाला टॉपिक आपके पूरा कवर है तो यकीन मान के चलिएगा आपके जो सिलेक्शन होने के जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी जो होता है इसका शाब्दिक अर्थ देखेंगे, यानी कि आज का जो हमारा ये क्लास रहेगा वो केवल और केवल इसका इकोलॉजी के ऊपर, सामान्य परिचय के ऊपर रहेगा। फिर हम इसके अंदर जो भी सब टॉपिक आएंगे उनको धीरे धीरे कवर करते हुए लास्ट में हम बायोडाइवर्सिटी तक पहुंचेंगे और वहां पर इसको खत्म करेंगे। तो सबसे पहले यदि यहाँ पर हम बात करें इकोलॉजी, तो इकोलॉजी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? इको का अर्थ होता है यहाँ पर सराउंडिंग होता है। क्या होता है? सराउंडिंग, यानी कि हमारे चारों ओर का वातावरण, चारों ओर का वातावरण, चारों ओर का वातावरण जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? इको का अर्थ क्या होता है वो बता रहा हूं आपको, सराउंडिंग। ठीक है। और लॉजी का अर्थ क्या होता है? तो लॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है स्टडी, यानी कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? हमारे चारों ओर का जो भी वातावरण है या फिर चारों ओर का जो वातावरण है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। और वातावरण के अंदर जनरली हम किसको इन्वॉल्व करते हैं? तो पर्यावरण को इन्वॉल्व करते हैं। यानी कि इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इकोलॉजी की तो सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी कि पर्यावरण में मौजूद जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन करना ही और इनके ऊपर इनका क्या प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? हमारे इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। ये आपको याद रखना। ठीक है ना। तो अब इकोलॉजी के 2 घटक होते हैं, कौन कौन से? एक तो होता है जैविक घटक और एक होता है अजैविक घटक। वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। सिंपल सी इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? इन दोनों का अर्थ से आप परिभाषा बना सकते हो कि हमारे आसपास का जो भी वातावरण है उसका अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। अगर हम थोड़ी वैज्ञानिक परिभाषा की बात करें तो परिभाषा हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, इसको आप खुद आपकी नोटबुक के अंदर लिख लेना कि पर्यावरण में मौजूद जैविक और अजैविक घटकों का अध्ययन और इन पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना ही इकोलॉजी कहलाता है। ये इसकी सिंपल सी परिभाषा होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इकोलॉजी के बारे में। कुछ वैज्ञानिक आते हैं और इन वैज्ञानिकों के द्वारा इकोलॉजी के बारे में कुछ जानकारी बताई थी। तो सबसे पहले यदि हम बात करें, आपसे पूछे इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो याद रखना किसने दिया था? रेटर ने दिया था। और जो चीज पर मैं स्टार लगा रहा हूं उसके बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं इकोलॉजी का जनक कौन है विश्व के अंदर। विश्व के अंदर यदि हम बात करें इकोलॉजी का जो जनक कौन होता है वो होता है हमारे हेकल। कौन है? हेकल। इसके ऊपर भी स्टार लगाना। ये एग्जाम के अंदर कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व के अंदर इकोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, तो वो हो जाएगा हमारे हेकल। बात करें भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, भारत के अंदर पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो वो याद रखना आपको प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। इसके ऊपर 5 स्टार लगाना। आप इस वैज्ञानिक के ऊपर 5 स्टार लगाना, क्योंकि भारत में अक्सर यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, तो वो हो जाएंगे हमारे प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। इनके बारे में हमको याद रखना है। अब प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जो है इनके द्वारा भारत के अंदर 2 सहयोग दिया गया था। नंबर फर्स्ट बात करें, जब प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को हम भारत के अंदर इकोलॉजी का फादर कह रहे हैं तो इन्होंने इकोलॉजी के लिए एक नया शब्द काम में लिया था और वो लिया था इकोकोज्म। क्या लिया था? एक नया शब्द काम में लिया था और वो हो जाएगा इकोकोज्म। क्या हो जाएगा? इकोकोज्म। ये आपको याद रखना। ठीक है ना। एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि इकोकोज्म क्या है, तो इकोलॉजी का ही दूसरा नाम क्या हो जाएगा? इकोकोज्म हो जाएगा। और ये नाम किसके द्वारा दिया गया था? तो प्रोफेसर रामदेव ने ये शब्द दिया था। ये आपको याद रखना। ठीक है ना। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के द्वारा ये शब्द दिया गया था। अब नेक्स्ट बात करें, जब भारत के अंदर प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को इकोलॉजी का जनक मान लिया गया था तब इन्होंने भारत सरकार के सहयोग से एक कमेटी की स्थापना की थी। जो कमेटी होती है वो मूल रूप से पर्यावरण के ऊपर काम करती है। तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के सहयोग से भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई थी
और उस कमेटी का नाम हो जाएगा नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन। और ये जो कमेटी बनी थी ये कब बनी थी? 1972 में बनी थी, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। और 1972 का जो वर्ष होता है ये इकोलॉजी और इन्वायरमेंट या फिर हम कहें पूरे पृथ्वी पर जो पर्यावरण है उस पर्यावरण के लिए एक सुनहरा पल कहा जाता है, क्योंकि 1972 से ही पर्यावरण के ऊपर वैज्ञानिकों का हो गया या फिर जितने भी इस पृथ्वी पर देश है उन सभी के राष्ट्र अध्यक्षों का ध्यान पर्यावरण की तरफ गया था, ठीक है ना। और इसी के बाद में एक वर्ष बाद में ही हमारे देश के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था, ये आपको पता होगा, ठीक है ना। तो बात करें कौन सी कमेटी गठित की गई थी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा के सहयोग से, तो याद रखना नेशनल कमेटी फॉर इन्वायरमेंटल प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई थी 1972। और इसी कमेटी के सहयोग से वर्ष 1973 के अंदर भारत के अंदर प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, ये आपको पता रखना, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इकोलॉजी की प्रमुख शाखाओं के बारे में। इकोलॉजी की प्रमुख शाखाओं के बारे में तो ध्यान रखिएगा, अगर यदि हम बात करें इकोलॉजी ये किसकी शाखा है, तो ये अपना आप में बायोलॉजी की एक शाखा है। जैसे हम बात करें बायोलॉजी की और भी कई सारी शाखाएं होती है, जैसे जेनेटिक्स हो गया, इसी प्रकार हम बात करें फिजियोलॉजी हो गया, इसी प्रकार यदि हम बात करें तो साइटोलॉजी होगा, ये बायोटेक्नोलॉजी होगा, ये विज्ञान की शाखाएं होती है। उसी प्रकार इकोलॉजी की भी दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी? एक तो हो जाएगा हमारे ऑटो इकोलॉजी और एक हो जाएगा हमारे सीन इकोलॉजी। इनके नाम याद रखने हैं आपको, ऑटो इकोलॉजी और एक हो जाएगा हमारे सीन इकोलॉजी। और इन दोनों शाखाओं के बारे में जो बताया था वो वैज्ञानिक कौन से हो जाएंगे, तो किचर्नर और एक हो जाएगा हमारा श्रोटर। कौन हो जाएगा? इकोलॉजी की दो शाखाएं होती हैं और उन दो शाखाओं के बारे में दो वैज्ञानिकों ने बताया था, कौन कौन से? श्रोटर और एक हो जाएगा हमारे किचर्नर। आपको श्रोटर याद रखना है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है प्रश्न है कि इकोलॉजी की शाखाओं के बारे में किसने बताया था, तो श्रोटर ने बताया था और एक किसने बताया था, किचर्नर। दोनों याद हो जाए तो अच्छी बात है, अगर दोनों में से एक याद हो जाए तो वो आपको श्रोटर याद करना है। अब हम बात करते हैं ऑटो इकोलॉजी के अंदर, बात करते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। तो जनरली वातावरण के अंदर या फिर पर्यावरण के अंदर या फिर हम बात करें जो पूरी पृथ्वी है, इस पूरी पृथ्वी के अंदर जीवों की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो उन कई सारी जीवों की प्रजातियों में से हमें एक प्रजाति लेना है और उस एक प्रजाति का तुलना या फिर एक प्रजाति को लेकर वातावरण के साथ में अध्ययन करना क्या कहलाता है? ऑटो इकोलॉजी कहलाता है। तो इसकी सिंपल सी परिभाषा हो जाएगी, जब हम एक प्रजाति का वातावरण के साथ में अध्ययन करते हैं तो उसे हम ऑटो इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में यहाँ पर हम बात करें, हम लेते हैं यहाँ पर वनस्पति। अब वनस्पति के अंदर भी तो बहुत सारी वनस्पति होती है, चारे की अलग वनस्पति होती है, खरपतवारों की अपनी एक अलग वनस्पति होती है, फसलों की एक अलग वनस्पति होती है, फल वृक्षों की अपनी अलग वनस्पति होती है, सब्जियों की अलग वनस्पति होती है। इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर जो हमारे एरोमेटिक यानी सुगंधित जो फसलें होती हैं उनकी अपनी एक वनस्पति की प्रजाति होती है। तो कहने का शाब्दिक अर्थ होता है यहाँ पर कि वनस्पति के अंदर भी सब कैटेगरी कई सारी होती है। उसमें से जैसे उदाहरण के रूप में हम मानते हैं चावल। अब चावल की प्रजातियां लेनी है हमको, अब उस चावल की एक प्रजाति होगी, वनस्पति की कोई सी भी एक प्रजाति लेनी, तो हमने ले लिया वहाँ पर चावल ले लिया, ठीक है। अब इस चावल का अध्ययन हम किसके सापेक्ष में करेंगे? वातावरण के सापेक्ष में करेंगे। यानी कि चावल को जब हम उगाते हैं तो उसका वातावरण के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि जो भी वहाँ पर उपलब्ध जो रिसोर्सेज है वहाँ का पानी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मृदा के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ के जो सूक्ष्म जीव है वहाँ का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इसी प्रकार जो हमारे अजैविक घटक होते हैं पर्यावरण की, जैसे तापमान हो गया, प्रकाश हो गया, इसका फसल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, चावल के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इवन यहाँ तक कि वहाँ के जो लोग हैं उसके ऊपर चावल की फसल का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर पर्टिकुलर हम एक प्रजाति को लेंगे और उसका यदि हम वातावरण के साथ में अध्ययन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑटो इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। सीन इकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है जितनी भी प्रजातियां हैं उनको एक साथ में लेना है और उसका वातावरण के साथ में अध्ययन करना है, क्या कहलाता है? हमारे सीन इकोलॉजी कहलाता है। जैसे बात उदाहरण के जैसे परिभाषा की बात करें तो समस्त प्रजाति का वातावरण के साथ अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? सीन इकोलॉजी कहलाता है। और इसके अंदर आपको यदि उदाहरण याद रखना है तो एक हो जाएगा हमारे क्या? समुदाय। क्या हो जाएगा? समुदाय। इसको कम्युनिटी बोलते हैं, ये अभी थोड़ी देर बाद में हम पढ़ेंगे कम्युनिटी क्या होती है, ठीक है ना। तो यदि अगर आपसे पूछे कम्युनिटी किसका उदाहरण है तो वो हो जाएगा हमारा सीन इकोलॉजी का उदाहरण हो जाएगा। कारण क्या है? तो जो समुदाय जो होता है इसके अंदर सभी तरह के जीव आ जाते हैं, इसके अंदर जैविक घटक भी आ जाते हैं पर्यावरण के और अजैविक घटक भी आ जाते हैं। जब दोनों चीज एक साथ में आ जाती हैं तो उसी को हम बोलते हैं इकोलॉजी के नाम से जानते हैं। इन दोनों का जो भी हम अध्ययन करते हैं वो किसके अंदर करते हैं? इकोलॉजी के अंदर करते हैं। तो इकोलॉजी की किस शाखा के अंदर करते हैं तो वो याद रखना सीन इकोलॉजी के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं? सीन इकोलॉजी के अंदर, ठीक है। इसी प्रकार अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर पारिस्थितिकी संगठन के संस्तर कितने हैं। तो पारिस्थितिकी संगठन के 6 संस्तर हैं। यहाँ पर कितने संस्तर हैं साथियों? 6 संस्तर हैं। इनके बारे में आपको याद रखना। अब ये 6 संस्तर कौन कौन से होते हैं वो थोड़ी देर बाद में मैं आगे बताऊंगा आपको। पहले यहाँ पर मैं उनके नाम बता देता हूँ, उसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है। IPC E2B
ये आपको ट्रिक याद रखनी है। यहाँ पर आई का अर्थ क्या हो जाएगा, याद रखना आईपीसी का यहाँ पर वो अपने कोर्ट वाला नहीं है, इंडियन पिनल कोड नहीं होगा, हालांकि उसका भी नाम बदल कर अब कर दिया गया है बीपीसी कर दिया, यानी कि भारतीय पिनल कोड कर दिया गया, ठीक है ना। यदि बात कर आई का अर्थ यहाँ पर क्या होता है तो इंडिविजुअल होता है, क्या होता है इंडिविजुअल होता है। पी का अर्थ यहाँ पर क्या होता है तो पॉपुलेशन होता है। सी का अर्थ अभी मैंने बताया कम्युनिटी यानी कि समुदाय होता है, ठीक है। ई का अर्थ क्या होता है तो इकोसिस्टम होता है। और 2B यानी कि यहाँ पर बी 2 बार आएगा, एक तो हो जाएगा बी का अर्थ हो जाएगा बायोम और एक का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर बायोस्फीयर। अब ये जो संस्तर होते हैं 6, इनको मैं एक यहाँ पर फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको समझा देता हूँ और उनके बारे में छोटी छोटी सी जानकारी है वो यहाँ पर बता देता हूँ, तो आपको भी ये पारिस्थितिकी संगठन के जो संस्तर हैं 6 वो आपको समझ में आ जाएगी। इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। याद रखिए मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, ये जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रतियोगी परीक्षाओं के हिसाब से, तो इसको हल्के में मत लेना। अगर आप इसे हल्के में लोगे तो एग्जाम के अंदर ये आपको हल्का कर देगा, ठीक है ना, ये याद रखना। नेक्स्ट बात करें हम अब पारिस्थितिकी संस्तर के बारे में हम बात करते हैं और इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अगला जो हमारे इसके अंदर पॉइंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी के संस्तर। तो अभी हमने देखा पारिस्थितिकी के कितने संस्तर होते हैं, 6 संस्तर होते हैं। कितने संस्तर होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं उनका नाम की यदि बात करें, इकोलॉजी के यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या संस्तर। संस्तर को हम इंग्लिश के अंदर हॉरिजॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। किस नाम से जानते हैं, हॉरिजॉन के नाम से जानते हैं। और ये ट्रिक क्या थी हमारी, ट्रिक हो जाएगी आईपीसी E2B, ये इसकी ट्रिक हो जाएगी। अब आई का अर्थ यहाँ पर क्या होता है तो आई का अर्थ होता है यहाँ पर इंडिविजुअल, क्या होता है यहाँ पर आई का अर्थ क्या होता है तो इंडिविजुअल होता है, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या होता है तो ऑर्गेनिज्म होता है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जीव के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। या इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, इंडिविजुअल, क्या हो जाएगा इंडिविजुअल, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। आई का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा इंडिविजुअल हो जाएगा। अब ये जो जीव जो होता है, इस जीव से किसका निर्माण होगा, हमारे पॉपुलेशन यानी कि समष्टि का निर्माण होगा। यहां पर किसका निर्माण होगा, समष्टि, किसका निर्माण होगा, समष्टि। और समष्टि को इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं हम, पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं, पॉपुलेशन के नाम से इसको जाना जाता है। समष्टि को किस नाम से जाना जाता है, पॉपुलेशन के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर सी। सी का जो अर्थ होता है उसको हिंदी के अंदर हम बोलते हैं समुदाय के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, समुदाय के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं हम कम्युनिटी, कम्युनिटी के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जब समुदाय आपस में मिल जाते हैं कई सारे, तब किसका निर्माण होता है तो ई से हो जाएगा यहाँ पर हमारे इको सिस्टम, क्या बना लेता है इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम को हिंदी के अंदर हम बोलते हैं पारितंत्र के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पारितंत्र के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना। या फिर इसी को बोलते हैं हम यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र के नाम से जानते हैं। और इकोसिस्टम जो होते हैं वो कई सारे जब मिला लेते हैं तब किसका निर्माण करते हैं, बी का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर बायोम, क्या हो जाएगा बायोम। और हिंदी का अंदर इसको हम जीवोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, जीवोम के नाम से जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर बायोम जो होता है ये आगे जाकर किसका निर्माण करता है तो ये हमारे जैव मंडल का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, जैव मंडल का निर्माण करता है। और इंग्लिश के अंदर इसको हम बोलते हैं बायो स्फीयर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, बायो स्फीयर के नाम से जानते हैं। और ये जो जैव मंडल जो होता है ये 3 तरह का होता है। ये जो जैव मंडल जो होता है कितने 3 तरह का होता है। एक तो हो जाएगा हमारे थल मंडल, एक हो जाएगा हमारे यहाँ पर वायुमंडल, और एक हो जाएगा हमारे बचा हुआ जो हो जाएगा वो हो जाएगा जलमंडल, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। और ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये हमको एक एक करके पढ़नी है इनके बारे में। तो यदि हम बात करें साथियों यहाँ पर जो ट्रिक थी उसी के आधार पर सारी जानकारी मैंने बताई है। अब बात करेंगे हम पर्टिकुलर जीव के बारे में चर्चा करेंगे, समष्टि के बारे में चर्चा करेंगे, समुदाय के बारे में चर्चा करेंगे, इकोसिस्टम, बायोम और इन सभी के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम पर्टिकुलर जीव के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप। ट्रिक याद रखना, उस ट्रिक के आधार पर ही आप सारी चीज़ बना लोगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं किसके बारे में, जीव के बारे में, यानी कि ऑर्गेनिज्म के बारे में, या इसी को हम बोलते हैं इंडिविजुअल। यानी कि इंडिविजुअल का विशेष शाब्दिक अर्थ हो जाएगा यहाँ पर किसी एक को लेकर, किसी एक प्रजाति से हो जाएगा, ठीक है ना। तो बात करें यहाँ पर जीव की, यदि हम बात करें तो जीव को इंग्लिश में हम किस नाम से जानते हैं तो ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं यहाँ पर,
ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर साथियों जीव की बात करें तो जीव से संबंधित हमें 3 से 4 बातें याद रखनी है। अब वो 3 से 4 बातें कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना इधर। यदि हम बात करें पूरी पृथ्वी पर जीवों की, तो जीव जो होते हैं वो 2 तरह के हो सकते हैं। वैसे कोशिकाओं के आधार पर बात करें तो जो जीव जो होगा वो 2 तरह का होगा, एक तो एक कोशिकीय होंगे और बहुकोशिकीय होंगे, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। पर्टिकुलर जीव के कुछ कैरेक्टर देख रहे हैं हम। जीव जो होता है वो कैसा होता है, या तो एक कोशिकीय होगा, या तो कैसा होगा, एक कोशिकीय होगा, और दूसरा कैसा होगा, बहु कोशिकीय जीव होगा, ठीक है ना। बहुकोशिकीय जीव होगा। जैसे हम बात करें कुछ कवक जो होते हैं, जैसे यीस्ट जो होता है वो एक कोशिकीय होता है, अमीबा, ये सब जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं। इसी प्रकार बहुकोशिकीय, जैसे हम हमारी बात करें तो जितने भी जंतु हो गए वो सब के सब बहुकोशिकीय, जिसके अंदर हमारे गाय आ गए, भैंस आ गए, जितने भी सभी जानवर जो होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं। मनुष्य बहुकोशिकीय होते हैं, पेड़ पौधे बहुकोशिकीय होते हैं। तो ये जो जीव होता है वो एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त बात करें जो जीव जो होता है इनका अपना निश्चित क्या होता है, जीवन चक्र होता है। जीव का अपना निश्चित जीवन चक्र होता है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें, ये जो जीव जो होता है इसके अंदर आपको याद रखना है जीव का अपना स्वतंत्र, जीव जो होता है स्वतंत्र रूप से काम करता है, स्वतंत्र रूप से काम करने की इसके अंदर क्षमता होती है, ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट याद रखने हैं किसके अंदर, जीव के अंदर। निश्चित जीवन चक्र हो जाएगा। जैसे हम हमारी बात करें तो मनुष्य का जो जीवन चक्र होता है वो निश्चित होता है, लगभग 70 से 80 वर्ष बाद में वो समाप्त हो जाता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है और वो फिर नया जीवन ले लेता है। स्वतंत्र रूप से हम काम करते हैं, ये भी आपको याद रखना, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारा जो जीव जो होता है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। एक ही पॉइंट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जीव जो होता है वो एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय होता है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं, अब अगला जो हमारे इसके अंदर कंपोनेंट आता है या फिर संस्तर के अंदर अगला जो पॉइंट आता है वो कौन सा आता है हमारे, ये हमारा फर्स्ट नंबर का जो नंबर 2 पर आता है हमारे समष्टि। कौन आता है, समष्टि, जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पॉपुलेशन के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहले यदि हम बात करें इसकी परिभाषा की, तो समष्टि किसे कहते हैं, तो याद रखना एक निश्चित स्थान पर, इसकी जो परिभाषा होती है वो क्या होती है, एक निश्चित स्थान पर, एक निश्चित स्थान पर उपस्थित, एक निश्चित स्थान पर उपस्थित एक प्रजाति के जीवित जीवों की संख्या, जीवित जीवों की संख्या ही क्या कहलाती है, हमारे समष्टि कहलाती है। क्या कहलाती है, समष्टि कहलाती है। इसकी परिभाषा ध्यान से सुनना, क्या है, एक निश्चित स्थान पर उपस्थित एक प्रजाति के जीवित जीवों की संख्या। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, एक निश्चित स्थान हो जाएगा, जैसे हम बात कर लेते हैं हमारे गांव की, या फिर एक गांव के अंदर भी एक गली की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। उस गली की यदि हम बात करें तो वो तो क्या हो जाएगा, हमारा निश्चित स्थान हो जाएगा, जिसको हम मोहल्ले के नाम से जानते हैं और उसका पर्टिकुलर कोई ना कोई नाम होता है, ठीक है ना। वो निश्चित स्थान होगा और वहाँ पर उपस्थित एक प्रजाति, वहाँ पर जनरली मोहल्ला है, गाँव है, तो वहाँ पर और भी कई सारी प्रजातियाँ होती है, उनमें से हमें केवल एक प्रजाति लेना है। जैसे बात करें मनुष्य अपनी एक प्रजाति हो गया, पशु पक्षी की बात, पक्षियों की बात करें तो निश्चित स्थान वही है, गाँव वाला, ठीक है। लेकिन उस गाँव के अंदर मनुष्य जो एक प्रजाति हो गया, उसकी अपनी जीवित जीवों की संख्या कितनी है, उसे हम बोलेंगे समष्टि। अगर वहीं पर अगर मनुष्य को हटा दें, अगर वहाँ पर पक्षी लेते हैं तो निश्चित स्थान गांव हो गया और वहाँ पर प्रजाति कौन सी हो जाएगी, पक्षी हो जाएगी। तो उस पर्टिकुलर जगह पर पक्षी एक प्रजाति होगा, अब वहाँ पर पक्षियों की टोटल जो संख्या होगी वही क्या कहलाएगी, समष्टि कहलाएगा। इसी प्रकार जानवर की बात करें, यानी कि जो मवेशी जो होता है उनकी बात करें तो वही गाँव हो गया हमारा, उस गाँव के अंदर जो मवेशी एक प्रजाति हो गया और उसकी टोटल जीवित जीवों की संख्या कितनी है, वो क्या कहलाएगा, समष्टि कहलाएगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें वनस्पति की, पेड़ पौधों की, स्थान वही हो गया, गांव हो गया और एक प्रजाति वनस्पति हो गए, और उस वनस्पति की टोटल कितनी संख्या है, चाहे वो हजारों में हो, करोड़ों में हो, लाखों में हो, लेकिन वो क्या कहलाएगा, वहाँ का समष्टि कहलाएगा। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। लेना, एक स्थान लेना है और उसी स्थान में एक प्रजाति के जीवित जीव कितने हैं, उनकी संख्या ही क्या कहलाती है, हमारे समष्टि कहलाती है। अब ये जो समष्टि जो होती है ये 3 प्रकार की होती है, उसको अभी हम यहाँ पर देखेंगे। ये जो समष्टि जो होती है वो कितने 3 प्रकार की होती है, यानी कि समष्टि जो होती है, पॉपुलेशन जो होती है किसी भी स्थान की, वो समय दर जैसे जैसे समय परिवर्तन होता है उस हिसाब से वहाँ का निश्चित स्थान की जो भी जनसंख्या है या फिर प्रजाति है उनमें भी परिवर्तन होता रहता है। जैसे उदाहरण के रूप में बात करें, अगर एक ही समय पर चलता रहता है
तो जनसंख्या हो सकती है वहाँ पर बढ़ भी सकती है, जनसंख्या हो सकता है अगर मान लो वहाँ पर महामारी आ जाती है तो जनसंख्या ऑटोमेटिक से कम हो जाएगी और वापस धीरे धीरे कुछ समय पश्चात जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और एक समय ऐसा आएगा कि वहाँ की जो जनसंख्या होगी क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो ये जनसंख्या जो होती है वो अलग अलग तरह की हो सकती है, यानी कि 3 प्रकार की होती है। जनसंख्या बढ़ भी सकती है, जनसंख्या घट भी सकती है और जनसंख्या स्थिर भी रह सकती है। तो वो इसके बेसिस पर होता है। अब ये जो जनसंख्या या फिर पॉपुलेशन जो होती है इसको ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होता है? जनसंख्या या फिर पॉपुलेशन निकालने का एक सूत्र होता है जिसको हम बोलते हैं PGF। क्या होता है PGF? इसका पूरा नाम होता है पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्मूला, ठीक है ना, ये आपको याद रखना। अब ये फॉर्मूला कैसे बनता है उसके लिए हमें यहाँ पर 4 शब्दावली देखनी पड़ेगी और उनका अर्थ क्या होता है वो देखना पड़ेगा। अगर वो अर्थ हमें समझ में आ गया तो हम आसानी से पॉपुलेशन ग्रोथ जो फॉर्मूला होता है वो बना सकते हैं। तो इसके लिए 4 शब्द कौन कौन से आते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्मूला के लिए? तो इसके अंदर जो फर्स्ट जो टर्म आता है उसे हम बोलते हैं नेटेलिटी। नेटेलिटी फर्स्ट जो शब्द आता है उसका अर्थ क्या होता है? नेटेलिटी। नंबर सेकंड जो हमारा शब्द आता है उसका नाम हो जाएगा यहाँ पर मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी सेकंड जो टर्म हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? मोर्टेलिटी। नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड हो जाएगा आइमिग्रेशन, ठीक है, आइमिग्रेशन। और नंबर 4 की बात करें तो नंबर 4 पर हो जाएगा हमारे इमिग्रेशन। इमिग्रेशन, ठीक है ना। अब इनका अर्थ क्या होता है वो समझ लेते हैं। नेटेलिटी का अर्थ होता है जन्म दर। नेटेलिटी का अर्थ क्या होता है? जन्म दर। अब अर्थ क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, वो इनका पहले अर्थ लिखा देता हूँ फिर परिभाषा भी बता दूंगा मैं, ठीक है ना। और मोर्टेलिटी का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? मृत्यु दर। क्या होता है साथियों? मृत्यु दर। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर इमिग्रेशन का जो अर्थ होता है वो होता है बाहर से आकर बसना। बाहर से आकर बसना क्या कहलाता है? हमारे इमिग्रेशन कहलाता है। और इमिग्रेशन कहलाता है और इमिग्रेशन का अर्थ होता है बाहर चले जाना छोड़कर। बाहर चले जाना छोड़कर वो क्या कहलाता है? हमारा इमिग्रेशन कहलाता है। अब जैसे बात करें पर्टिकुलर स्थान कौन सा लिया था हमने? गांव लिया था। पर्टिकुलर स्थान कौन सा लिया था हमने? यहाँ पर गांव लिया था। और इस गांव के अंदर हम पर्टिकुलर एक प्रजाति की बात की थी हमने, जैसे मानव की बात कर लेते हैं तो मानव एक प्रजाति हो गया और उसके जितने भी जीवित जीव होंगे चाहे 100 हो, 200 हो, 500 हो, वो सभी की सभी क्या कहलाएगी? उस गांव की जनसंख्या कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? उस गांव की जनसंख्या कहलाएगी। अब उस जनसंख्या को प्राप्त करने के लिए फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्मूला होता है। क्या होता है? पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्मूला। और वो जो फॉर्मूला जो होता है वो किससे बनता है? वो इन चारों शब्दों से मिलकर बना होता है। नेटेलिटी का अर्थ क्या होता है? जन्म दर। जन्म दर का शाब्दिक अर्थ होता है कि पर्टिकुलर टाइम, जैसे हम 1 साल मान लेते हैं, 2 साल, या फिर हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्मूला हमको निकालना है तो कितने अंतराल पर निकालना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे हम बात करें 1 साल के अंतराल पर हमें पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्मूला निकालना है इस गांव का, तो कैसे निकालेंगे? पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमको पता चल गया 1 साल, यानी कि जैसे उदाहरण के रूप में बात करें 2022 से 2023 के बीच में एक गांव के अंदर कितने पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्मूला या फिर हमें प्राप्त करना है कि वहाँ की जनसंख्या कितनी है, तो उसके लिए हमें इस फॉर्मूले का प्रयोग करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम ये चारों शब्द काम आएंगे। तो हम क्या करेंगे? नेटेलिटी यानी कि जन्म दर। तो फर्स्ट जो नेटेलिटी की परिभाषा हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 2022 से लेकर 2023 में उस पर्टिकुलर गांव या फिर उस स्थान पर जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उन सभी की संख्या क्या हो जाएगी? नेटेलिटी हो जाएगी। वो उन सभी की संख्या क्या हो जाएगी? नेटेलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। एक वर्ष में कितने बच्चों ने उस जगह पर जन्म लिया है उसी को क्या कहते हैं? हम नेटेलिटी कहते हैं, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। मोर्टेलिटी की बात करें तो मोर्टेलिटी का यहाँ पर अर्थ हो जाएगा एक वर्ष के अंदर उस पर्टिकुलर स्थान पर कितने लोगों की मृत्यु हुई, उसे हम क्या बोलेंगे? मोर्टेलिटी, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करें इमिग्रेशन का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर कि बाहर से आकर उस गाँव में कितने लोग बसे। जैसे हम बात करें कि एक गांव ये हो गया, आजू बाजू और भी कोई छोटे मोटे गांव होंगे, तो इस गांव में मान लो डेवलपमेंट बहुत अच्छा है तो कई सारे आसपास के जो गांव के जो लोग होंगे वो क्या करेंगे? वहां से निकलकर इस गांव में आकर जमीन खरीदने लग जाएंगे। तो एक वर्ष में बाहर से आकर उस गांव के अंदर कितने लोग बसे हुए हैं, चाहे वो 20 बसे चाहे 25 बसे हुए, उनकी संख्या क्या कहलाती है? इमिग्रेशन कहलाती है। इमिग्रेशन कहलाती है। और इमिग्रेशन का अर्थ होता है कि इस गांव को छोड़कर कितने लोग बाहर गए हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? इमिग्रेशन के नाम से जानते हैं। और ये इमिग्रेशन और इमिग्रेशन जो टर्म है ये आपने एयरपोर्ट के ऊपर जब भी आप हवाई यात्रा करते हो वहाँ पर लिखा हुआ होगा कि मान लो कोई भी दुर्घटना हो जाए या फिर किसी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो जो भी वहाँ पर कमांडो या फिर जो भी पुलिस अफसर होते हैं वो
अधिकारी लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, तुरंत जाते हैं और वहाँ पर जो एरोप्लेन या फिर जो एयरपोर्ट होता है वहाँ का जो भी सिक्योरिटी या फिर जो भी मैनेजर जो भी होता है वहाँ पर जाकर उससे बोलता है इमिग्रेशन लिस्ट बताना, तो उसी हिसाब से सब पता चलता है कि कितने लोग छोड़कर वहाँ से बाहर गए हुए हैं, ठीक है ना। इन चारों शब्दों से ही मिलकर किसका निर्माण होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्मूला का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर चारों में से दो के अंदर तो जनसंख्या बढ़ रही है और दो के अंदर क्या हो रही है, कम हो रही है, तो जिनको बढ़ रही है उनको हम जोड़ देंगे और जिनकी घट रही है उनको जोड़ देंगे और उसके बाद में इनको घटा देंगे, तो जो भी फॉर्मूला बनकर आएगा वो फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्मूला कैसे क्या बनेगा, तो इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ PGF बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं इनका एक एक शब्द काम में ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर बात करें तो पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नेटेलिटी यानी कि जन्म दर, यानी कि उस गांव की जनसंख्या, नेटेलिटी में जन्म दर से क्या हो रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, प्लस बात करें यहाँ पर आइमिग्रेशन यानी कि बाहर से आकर और उस गांव में बस रहे हैं, तो बाहर से आकर यदि गांव के अंदर बस रहे हैं लोग तो जनसंख्या बढ़ रही है, तो N+I हो जाएगा, क्या हो जाएगा, N+I हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। और इसमें से हमको क्या घटाना है, जो जिनका लॉस हो गया या फिर जिनकी वजह से जनसंख्या कम हो गई, तो जनसंख्या किसकी वजह से कम हुई, तो एक तो मृत्यु दर से हुई, तो मोर्टेलिटी का M प्लस और यहाँ पर हो जाएगा हमारे E, यानी कि उस गांव से छोड़कर कितने लोग गए हैं। अगर ये फॉर्मूला क्या कहलाता है, हमारे PGF कहलाता है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्मूला कहलाता है। अब इसको निकालेंगे कैसे, मान लो इन दोनों की जो संख्या आई है वो कितने आई है, टोटल 100 आई है, और इन दोनों की संख्या जोड़ने पर हमारी कितनी आई है, 20 आई है, ठीक है। अब इनको घटा दो तो पॉपुलेशन ग्रोथ जो फॉर्मूला हो जाएगा वो कितने का निकल कर आएगा, 80 का निकल कर आएगा। कितने का निकल कर आएगा यहाँ पर साथियों, 80 का निकल कर आएगा, और इसी को हम बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्मूला। ध्यान रखिए, नोट डाल के यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर बराबर 80 हो जाएगा, ठीक है। नोट डालकर यहाँ पर मैं जो चीज़ लिख रहा हूँ उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ जो फॉर्मूला होता है इसके जो मान आता है, पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्मूला का जो मान आता है वो धनात्मक स्थिर का अर्थ हो जाएगा 0, ठीक है, और धनात्मक का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर पॉजिटिव, और एक आ जाएगा यहाँ पर धनात्मक स्थिर, और एक हो जाएगा यहाँ पर ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव में भी हो सकता है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। जैसे उदाहरण के रूप में बात करते हैं, जब हम पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्मूला निकालते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर एरिया की हम पॉपुलेशन ग्रोथ निकालते हैं, तो मान लो अगर जैसे हम निकाल रहे हो तो और एक वर्ष के बीच में हो सकता है वहाँ पर अकाल पड़ गया हो, बाढ़ आ गया हो, या फिर सुनामी आ गया हो, कुछ भी हो सकता है। अगर मौसमी परिदृश्य जो घटनाएं होती हैं उनकी वजह से अगर जनसंख्या वहाँ पर विलुप्त हो गई तो हो सकता है वो जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ निकल कर आता है वो माइनस में भी आ सकता है। तो ये वेरी करता है, वहाँ की इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है, वहाँ पर लोगों का रहन सहन कैसा है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, ये आपको थोड़ा याद रखना है, ठीक है ना। इसी के साथ में हमारा जो आज के सेशन जो होता है सामान्य परिचय इकोलॉजी का वो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बाकी नेक्स्ट सेशन के अंदर हम जो बाकी जो बचे हुए 2-4 चीज़ रह गए हैं, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, और एक हो जाएगा हमारे यहाँ पर बायोस्फीयर, उनके बारे में हम अलग अलग सेगमेंट में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ में आज के सेशन को हम यहीं विराम करते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कम्युनिटी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आप भी अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक अपने साथियों के साथ में से अपना आज शेयर नहीं किया तो चैनल को जरूर अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए राम राम, खम्मा गणी।